जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम ज्यामितीय आकृतियों के समझ के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बिंदु से। हम स्टार्ट करेंगे बिंदु क्या है? देखिए, बिंदु में ना तो लंबाई होता है और ना ही चौड़ाई होता है और ना ही मोटाई होता है। ना बिंदु में लंबाई भी नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है, मोटाई भी नहीं होता है, नहीं होता है। इस बिंदु केवल स्थिति को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किस बिंदु से आ रहा है। इसके बिंदु के बाद आता है किरण, जिसको रे कहते हैं। किरण को रे कहते हैं। देखिए, किरण जो है से एक बिंदु से एक तरफ अनंत छोर तक जाएगा, अनंत जाएगा। इसी को हम लोग किरण कहते हैं। वैसे तो ये किरण की परिभाषा कितने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई एग्जाम में आपको किरण पूछेगा नहीं कि किरण किसे कहते हैं, किरण के परिभाषा चाहिए हमें, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। केवल आगे के ज्यामिति में इस किरण का प्रयोग होता है और उस किरण के पहचानना होता है किरण है। किरण के से कैसे एंगल बनता है, कोण बनता है, इस तरह से यहाँ समझना जरूरी है। अब देखिए, किरण के बाद आएगा रेखा, इसके बाद आएगा रेखा, आएगा जिसको लाइन कहते हैं, लाइन। ये आएगा रेखा। हम सभी का फिगर बना के दिखलाएंगे चित्र, और उसी से आपको परिभाषा खुद से बनाना होगा। और ये समझ में आ गया आपको तो परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। ये इसका कोई भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि किरण किसकी परिभाषा लिखें। तो सिर्फ खाली ज्यामिति में मैथ बनाते समय ये किरण क्या है, भुजा क्या है, एंगल क्या है, ये सब जानना होगा आपको। ये परीक्षा में नंबर उठाने का दृष्टि से नहीं हम बतला रहे हैं। ये एग्जाम में जब परीक्षा दीजिएगा तो मैथ बनाइएगा तो उसमें ये सब सारे ज्यामिति का जो आकृति है उसको उससे समझिएगा, तभी तो आप मैथ बना पाएंगे। देखिए, एक बिंदु से इधर भी बढ़ा दिए, इधर भी 3 का निशान। एक ही बिंदु से इधर भी हम खींच दिए, 3 का निशान बना दिए, और यह दोनों तरफ अपने अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। यह अनंत तक जाएगा। अब कहिए कि ये अनंत तक जाएगा, क्योंकि हम लोग समांतर रेखा खींचेंगे तो अपना मन से अनंत तक जाएगा, वहाँ इसका प्रयोग होगा। तो यह कहलाएगा रेखा। ये रेखा का है फिगर। और उसके बाद में हम आपको बता रहे हैं रेखाखंड, रेखा का टुकड़ा। एक बिंदु से देखिए, इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा, ठीक है। और एक दोनों तरफ देख रहे हैं तीर के निशान है, इधर भी तीर का निशान है। अगर तुम्हें पूछा जाएगा क्या एक किरण को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, किरण को दोनों तरफ अपने मर्जी से जितना चाहे उतना नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक तरफ बढ़ाया
जा सकता है। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लेकिन परिभाषा नहीं। अब देखिए पूछेगा क्या, रेखा को दोनों तरफ अनंत बढ़ाया जा सकता है? तो यस, रेखा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब पूछेगा, देखिए यह रेखाखंड है, तो रेखाखंड में कुछ नहीं करना है, रेखा को ही ये दोनों जो है तीर का निशान काट दिया जाए। ये दोनों तीर का निशान काट दिए, अब ऐसे कर देंगे। इसी को कहते हैं हम लोग रेखाखंड। रेखाखंड उसे कहते हैं जिसके रेखा के एक टुकड़ा को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? जिसके दोनों तरफ तीर का निशान हो, तीर का निशान है, उसे हम रेखा कहेंगे। यदि परिभाषा चाहिए तो किरण किसे कहते हैं? जिसके एक छोर पर तीर का निशान हो, उसे किरण कहते हैं। किरण को केवल एक साइड, एक तरफ जिधर तीर का निशान रहेगा उधर जितना चाहिए उतना बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यह अनंत तक जाएगा। रेखा को भी हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड को हम नहीं बढ़ा सकते हैं। पूछेगा क्या रेखाखंड को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं? तो रेखाखंड को हम आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक हो गया डाउट क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। रेखा के बाद आएगा, रेखाखंड हो गया, उसके बाद में आएगा कोण, उसके बाद आएगा कोण। देखिए कोण कैसे होता है, एक किरण, एक बिंदु से एक किरण निकला और एक ऊपर किरण निकला, दोनों एक बिंदु से ही दो किरण निकला, दो दिशा में एक बिंदु से दो किरण निकलेगा और उस दोनों की, इसका नाम धर दीजिए ए, इसको नाम रखिए ओ, इसको नाम रखिए बी, और ये दोनों किरणों के जो बीच में जो क्षेत्र बनता है इसी को हम कहते हैं कोण। क्या बन गया? कोण। इस कोण का माप डिग्री में आएगा। 10 डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री, ये मापने पर एक कोण का मान आएगा। अब देखिए ये कोण का जो अंदर का क्षेत्र है ये अभ्यंतर भाग कहते हैं इसको। ये क्षेत्र में अभ्यंतर भाग है, यह अभ्यंतर भाग है। तब अभ्यंतर भाग में कोई बिंदु दे सकते हैं, ए बिंदु, यह अभ्यंतर भाग में बिंदु है। और ये जो बाहर है ये बाह्य भाग में बिंदु है। यह अभ्यंतर भाग हो गया, यह बाहरी भाग हो गया। तो ये हो गया कोण का परिभाषा। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक बिंदु से दो किरणों के जो बीच जो क्षेत्र बनता है उसी को हम कोण कहते हैं। या फिर कह सकते हैं दो किरणों के झुकाव से दो जो क्षेत्र बनता है उसे हम कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं, दो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, दो किरणों के झुकाव से जो क्षेत्र बनता है उसे कोण कहते हैं। अब देखिए कोण कई प्रकार के होता है, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, पूर्ण कोण, युक्त कोण, सरल कोण,
इस तरह से सरल कोण आता है, फिर आता है आसन कोण आता है, शीर्षाभिमुख कोण आता है। कोण कई प्रकार के होगा, सबका काम अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे न्यून कोण। न्यून कोण, अब देखिए न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का फिगर कैसा रहेगा, उसका आकृति देखिए, एक ऐसे खींच दिए और एक यहाँ से खींच दिए। देखिए 0 से बोला है 90 के बीच, यहाँ पर हम 60, यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री। अब देखिए न्यून कोण के बाद आएगा समकोण। समकोण, समकोण, समकोण में आएगा जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, उसे समकोण कहते हैं। उसका आकृति कैसा रहेगा, देखिए यहाँ एक ऐसे खींच दिए, एक खड़ा कर दीजिए। एक ऐसे खड़ा कर दिए और ऐसे यहाँ पर इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ इस तरह से, तो बिना ऐसे जहाँ कोना बन गया तो समझिएगा कि वहाँ पर 90 डिग्री है। ये क्या माना जाएगा, 90 डिग्री। तब जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, वह समकोण कहलाता है। हो गया। समकोण के बाद आएगा अधिक कोण आएगा। अधिक कोण यहाँ पर ही मारते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण। बहुत जल्दी फास्ट कर देंगे, देखिए आराम से। जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 90 डिग्री से लेकर 180 के 90 और 180 के बीच रहेगा। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो, उसे हम अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण कहेंगे, ठीक ना। इसको हम यहाँ लगाते हैं। चलिए, अधिक कोण का फिगर हम यहाँ बनाते हैं। देखिएगा यही रहेगा आपका, 90 से बेसी रहेगा। 90 से बेसी रहेगा। ये ऐसे कीजिए खड़ा, यहाँ से ये बन गया, मान लिया 120 डिग्री का ये बन गया। इसको भी नाम दे सकते हैं, ए ओ, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर, इसका भी नाम दे सकते हैं।
ये हो गया 120 डिग्री। तो अधिक कोण में 120, 130, 140, 150, 160, 170, 75 ये सारे कहलाएंगे अधिक कोण कहलाएंगे। जैसे ही 180 हो जाएगा तब यहाँ पर उसको सरल कोण कहेंगे, या फिर रैखिक युग्म कहेंगे, या फिर रेखा के एक ही साइड के बने को एक ही साइड के कोणों का माप 180 डिग्री होता है, ये भी बोल सकते हैं। एक रेखा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए हम अधिक कोण पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। अब आते हैं सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण क्या होता है? बिंदु से इधर भी आएगा और एक बिंदु से इधर भी आएगा। एक क्या हुआ? सरल कोण, सरल कोण। देखिए सरल कोण नहीं है, एक बीच में बिंदु दिए, इधर भी तीर का निशान, एक इधर भी तीर का निशान। देखिए यहाँ पर जो है से ऐसे ए बन गया, एक रेखा है, इसका नाम धर देते हैं ए ओ बी। ए ओ बी सीधे निकल गया, ए ओ बी सीधे निकल गया तो क्या बन गया? ये सरल कोण बन गया। सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है। ये कितना होगा? 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरफ 180 है तो इधर भी 180 बनेगा, इधर भी 180 बनेगा। लेकिन हम अभी बतला रहे हैं सरल कोण। सरल कोण के एक साइड जितने भी कोण बनेगा, आगे पढ़ाएंगे। सरल रेखा के एक साइड जितने भी कोण बनेगा, सभी कोणों का माप 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार नीचे भी जितने भी कोण बनेंगे, मान लिया कि ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, बहुत सारा कोण बन गया, जैसे ऐसे हो गया, इस सरल रेखा बन गया। इधर भी खींच दिए, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, इस तरह से आपको मिलेगा। तो अगर सौंसे सभी कोण का माप को एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण बन गया। सभी कोण का माप यदि हम जोड़े तो सभी का माप कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ देखिए आगे के लिए हम बता दिए। फिर ये भी पूछ सकता है, आपको मिलेगा कि एक बिंदु को और गोले घूम गए तो कितना डिग्री बना? एक बिंदु के और गोले हम घूम गए तो कितना डिग्री घूम गए? आप खेले होंगे गुब्बी वाला खेल, कि गुब्बी में ऐसे एड़ी रख करके गोले नाच गए। मतलब गोले घूमने का अर्थ आप 360 डिग्री घूम गए, 360 डिग्री घूम गए। तो यहाँ देखिए हम अभी आपको बतला रहे हैं सरल कोण के बारे में। तो सरल कोण का माप 180 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, इसी में आएगा एक आसन कोण आएगा। आसन कोण, आसन कोण। देखिए आसन कोण में बहुत से बच्चे को कन्फ्यूज रहता है कि आसन कोण किसे कहें, रैखिक युग्म किसे कहें। तो रैखिक युग्म और आसन कोण लगभग एक ही है, लेकिन जैसे ही मान बताएंगे तो अलग हो जाएगा। देखिए आसन कोण का चित्र कैसा रहता है, देखिएगा, समझिएगा। एक रेखा रहे ऐसे, एक किरण है, एक किरण है और एक किरण यहाँ से आया, एक किरण यहाँ से आया, ठीक है, ये भी एक किरण है। इसी में एक किरण और रहेगा, ये कहलाएगा आसन कोण, ये कहलाएगा
एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया। दोनों कोनों को बनाने वाला देखिए ये भी, दोनों कोना में एक कोना का नाम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर रखिए AOBC। तो अगर कहेगा कि आसन कोण के नाम बोलिए तो AOC और AOB। लेकिन आसन कोण और एक आता है रैखिक युग्म, इसको भी देख लीजिए, जो कि कन्फ्यूज रहता है सभी को। रैखिक युग्म कोण, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लीनियर पेयर। तो रैखिक युग्म में क्या रहेगा, एक सरल रेखा रहेगा, सरल रेखा रहेगा और उस पर एक किरण खड़ा रहेगा। ये गारंटी नहीं है कि किरण आपका खड़ा ही रहेगा, यह किरण इस रूप में भी हो सकता है। यह किरण या ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता है। नाम धरते हैं इसको AOBC, इसको नाम धरते हैं PQRS। ये यहाँ भी कोण बना, यहाँ भी कोण बना। तो देखिए यहाँ पर जब खड़ा रहेगा वो ये एक रेखा है ना, यह एक रेखा है। रेखा का नाम क्या है, CB या COB, सीधा निकल गए, ये रेखा हो गया। इसी रेखा पर एक किरण रहेगा खड़ा, तो यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। और रैखिक युग्म ये पूरा ऐसे बोला जाएगा आपको। तो देखिए एक सरल रेखा है, हम बतलाएं कि सरल रेखा के एक ही साइड जितने भी कोण बनेंगे सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पर भी देखिए पूरा देखेंगे कितना आएगा, ये पूरा आएगा कितना, 180 डिग्री। जब रैखिक युग्म बनेगा, रैखिक युग्म बनेगा तो दो इधर भी जो भी कोण बने, अगर इधर 90 बना तो इधर भी 90 बनेगा। तो इधर तो दोनों तरफ समान हो गया, इधर एक तरफ बनेगा अधिक कोण, एक तरफ बनेगा न्यून कोण रैखिक युग्म में। अब देखिए हम बतला रहे थे क्या, आसन कोण। तो आसन कोण में देखिए बीच में वो है ना उभयनिष्ठ किरण, वो उभयनिष्ठ किरण है। यहाँ भी इसमें भी उभयनिष्ठ किरण है, देखिए आप इसमें भी ओए उभयनिष्ठ किरण है, ओए उभयनिष्ठ किरण है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉमन, COMMON, हिंदी में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अंग्रेजी में कॉमन। कॉमन कौन है इसमें, इस कोना के नाम बोलते हैं तो ओए आएगा, इस कोना का नाम बोलते हैं तो भी ओए आएगा। तो ये ओए क्या है, ओए कॉमन हो गया। यहाँ पर देखिए ओए क्या है, कॉमन हो गया। लेकिन तो क्या ये आसन कोण है, क्या इसको बोल सकते हैं आसन कोण? यस, इसको भी बोल सकते हैं आसन कोण। क्या इसको बोल सकते हैं आसन कोण? यस, इसको भी आसन कोण बोल सकते हैं। ये भी आसन कोण है, ये भी आसन कोण है, ये भी आसन कोण है, ये तीनों आसन कोण है। इस टाइप का और फिगर बनाएंगे वो भी आसन कोण कहलाएगा। लेकिन एक अंतर है यहाँ पर, देखिए आसन कोण, आसन कोण में क्या होता है, आसन कोण के अगर माप कोना आसन कोण के एंगल का माप का अगर योग करेंगे
जैसे इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। आसन कोणों का योग कोई गारंटी नहीं है। इसमें आसन कोण जो रहेगा कि अगर इसको अगर हम ऐसे ऐसे करके जोड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक के कोण का योग, तो क्या 180 होगा? नहीं होगा। यहाँ 180 होगा, हाँ यहाँ होगा, यहाँ होगा। तब पूछेगा कोई आसन कोण है, कोई आसन कोण है और उसको कोना के माप जोड़े अगर 180 हो गया तो वह क्या कहलाएगा? रैखिक युग्म कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाएगा। यहाँ देखिए आसन कोण है, आसन कोण है, लेकिन कोना के अगर इस कोना को और इस कोना को जोड़ेंगे क्या 180 आएगा? 180 नहीं आएगा। इसीलिए यह आसन कोण है लेकिन रैखिक युग्म नहीं कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी रैखिक युग्म जो रहेंगे, जितने भी रैखिक युग्म है उसको आप आसन कोण बोल सकते हैं। जितने भी रैखिक युग्म है उसे आसन कोण बोल सकते हैं, लेकिन जो आसन कोण रहेगा उसे रैखिक युग्म आप नहीं बोल सकते हैं, रैखिक युग्म आप नहीं बोल सकते हैं। चलिए आसन कोण और रैखिक युग्म में हम अंतर को समझा पाए हैं? नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा कि हम नहीं समझे, फिर से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। अब आता है बाबू यहाँ पूर्ण युक्त कोण। पूर्ण युक्त कोण में क्या आएगा? देखिए यहाँ पूर्ण युक्त कोण। देखिए पूर्ण युक्त कोण क्या है? पूर्ण युक्त कोण का फिगर कैसे बनेगा? ए ऐसे है, ठीक है, ए ऐसे, एक क्या बन गया? सरल रेखा बन गया। लेकिन इसी को मेटार के यहाँ से ऐसे कर दें हम, उसी को जो खड़ा था ऐसे, इसको झुका के ऐसे कर दिए, ठीक। तो क्या बन गया? पूर्ण युक्त कोण ऐसे आएगा। यहाँ क्या बन गया? 180 से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम, उसी को कहेंगे हम पूर्ण युक्त कोण। तो लिखेंगे क्या हम? जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो, परंतु 360 डिग्री से कम हो, पूर्ण युक्त कोण कहलाता है। पूर्ण युक्त कोण कहलाएगा। जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो वह पूर्ण युक्त कोण कहलाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा आपको लंब पूरक। सारा थ्योरी के बाद जितना भी आएगा इससे संबंधित प्रश्न सारे के सारे चुटकियों में बनेंगे। अब लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण आएगा। लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का माप, दो गो एंगल दिया हुआ है और उस एंगल को अगर हम जोड़ते हैं और जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा तो वह लंब पूरक कोण या
कोटि पूरक कोण कहेंगे। देखिए यहाँ जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे लंब पूरक या कोटि पूरक कोण कहेंगे। देखिए दो एंगल बनाते हैं हम, एंगल बन गया बाबू ए ओ बी, यहाँ बन गया एंगल यहाँ पी क्यू आर। अच्छा पी क्यू आर। मान लिया कि यहाँ भी है 45 डिग्री, यहाँ भी है 45 डिग्री, जोड़ दिए। जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री तो यही इसी को कहते हैं हम लंब पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। अब यहाँ देखिए इसके बाद आएगा सम पूरक कोण। सम पूरक कोण इसमें भी लिख सकते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह समपूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण में देखिए ऐसे है, ऐसे ले लिए, ठीक है। ये भी क्या है 90 डिग्री का है, पी क्यू आर। एक और एंगल लीजिए ए ओ बी, यहाँ भी 90 डिग्री। आप कुछ भी देख सकते हैं, 120 डिग्री और दूसरा एंगल को 60 डिग्री लेंगे तो 120 और 60 कितना होता है? 180 डिग्री। लंब पूरक पूछेगा आपको कि किसी कोण का एक कोण लंब पूरक कोण एक कोण दे देगा, 20 डिग्री दे देगा और कहे कि लंब पूरक इसका लंब पूरक कोण ज्ञात करें। पूछेगा 20 डिग्री का लंब, अच्छा अभी नहीं, पहले इसको समझ ले तो हम समझाएंगे। तो क्या हो गया, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। समपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम उसे समपूरक कोण कहेंगे। लंब पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे लंब पूरक कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन देगा, कहेगा क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बोलेगा कि 20 डिग्री का लंब पूरक कोण ज्ञात करें। लंब पूरक कोण ज्ञात करें तो 20 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या ज्ञात करें? तो बाबू देखो हम जानते हैं कि लंब पूरक कोणों का योग लंब पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे? 20 डिग्री प्लस लंब पूरक कोण ज्ञात करें। तो एक से मान दिए बराबर कितना हम करेंगे? 90 डिग्री। 90 कहाँ से आया?
90 कहाँ से आया, तो यहाँ पर कह देंगे चूंकि लंब पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हम तर्क दे दिए, क्यों 90 हम दिए, इसी का हम कारण यहाँ लिख दिए कि हम ऐसे लिख सकते हैं चूँकि हम जानते हैं कि लंब पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तब यह 90 का 90 20 जाएगा, उधर तक कितना जाएगा 20, तो x इक्वल कितना 60 डिग्री आ गया। ये क्या आ गया, लंब 20 डिग्री का लंब पूरक कोण 60 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार हम पूछेगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि 60 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। 60 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ आप, तो हम क्या ऐसे ही बनाएंगे, तब 60 डिग्री प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री लिखे, हम यहाँ पर तर्क देंगे कि चूँकि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल 180 माइनस 60, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये हो गया क्लियर। यदि आपको लंब पूरक, कोटि पूरक, समपूरक पूछे तो इस तरह से हम निकालेंगे, एक एंगल का मान देगा, दूसरा एंगल का मान पूछा जाएगा। अब इसके बाद आएगा शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आएगा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, उसी का नाम है सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते, छोड़िए शीर्षाभिमुख कोण लिख के डैश माने, उतना नहीं करना है। शीर्षाभिमुख ऐसे हम चाहें तो केवल फिगर बना के दिखला दें, लेकिन हो सकता है डिमांड कि हमको लिखा हुआ चाहिए इसका परिभाषा का उतना काम नहीं होता है। दिमाग में रखिएगा, समझिएगा, फिगर से परिभाषा ऑटोमेटिक दिमाग में रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। शीर्षाभिमुख कोण लिख देते हैं, जब एकदम सिंपल है, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। उसी का नाम है सम्मुख कोण भी कहते हैं, या सम्मुख कोण कहते हैं, या सम्मुख कोण या कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का ही एक और नाम है सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का ही एक और नाम है सम्मुख कोण। इसका हम अभी फिगर बनाते हैं, इसका विशेषता बतलाएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण का विशेषता क्या है।
देखिए हम बात किए हैं दो रेखाएं, तो हम एक रेखाएं इसे खींचे और एक रेखाएं ऐसे खींचे। ये रेखा है और ये आपको मालूम है कि रेखा किसे कहते हैं। अच्छी तरह से आपको ध्यान होगा, इसी वीडियो में अभी बताए हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, बन गया। इसका नाम धर दीजिए, कुछ तो नाम लिखना पड़ेगा, कुछ नाम धर दीजिए। A B C D, यहाँ वो नाम धर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको नाम धर दीजिए कोण 1, कोण 2, इसको नाम रखिए कोण 3, इसको नाम रखिए 4। यह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, कैंची जैसा ऐसे काटे, तो उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण के विशेषता क्या है जी? विशेषता क्या है इसका? विशेषता यही है कि इसमें आमने सामने के कोण समान होते हैं। लिखिएगा, आमने सामने का कोण समान होता है। आमने सामने का कोण समान होता है। जैसे में देख लिए एग्जाम्पल, इसका नाम है समुख कोण। मुख के सामने वाला कोण समान, समुख कोण समान, इसी का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। तो एक के सामने कौन सा कोना है? 2, तो इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है। कोना 3 के सामने कौन है? 4, कोना 3 के सामने 4, तो इसलिए हो जाएगा एंगल 3 इक्वल एंगल 4। यही होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्लास 10 में हम फर्स्टे में 6.1 के फर्स्टे में समझाएंगे कि शीर्षाभिमुख कोण सिद्ध करना है। उसमें अभी आपको इसमें आलोक प्राथमिक गणित में उतना सिर्फ ये जानकारी हासिल करना है कि बस यह शीर्षाभिमुख कोण होता है, सिद्ध करना यहाँ पर नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया, देखते हैं और आगे। शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसके बाद हमें आपको आ जाएगा क्या कि लेसन में आते हैं। इसके बाद में आपको लेसन आता है 9.x। इसके बाद में आ जाएगा आपको लेसन आ जाएगा एक्सरसाइज 9.1। आपका पूरा का पूरा इतना थ्योरी से चुटकियों में बनेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।